हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑडियो बुक चैनल। यहाँ आपको मिलेंगे दुनिया की बेस्ट और लाइफ चेंजिंग बुक्स के पूरे ऑडियो बुक्स एकदम शुरुआत से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। हम इस बुक के सारे पार्ट्स यानी पूरी बुक को एक के बाद एक चैप्टर कवर करेंगे ताकि आप एक भी चैप्टर मिस न करें। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी, मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है M.J. डेमार्को ने। ये बुक आपको देगी फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल वेल्थ तक पहुंचने का क्लियर रोड मैप, जो आपको भीड़ से अलग और सक्सेस की फास्ट लेन में ले जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1, वेल्थ इन ए व्हील चेयर, यानी कि व्हील चेयर में दौलत, और उसका चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी कि महान धोखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोच बदल देगी और आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का रास्ता दिखाएगी। MTV क्रिब्स का वो एपिसोड जो कभी हुआ ही नहीं। होस्ट आज हम मिलने आए हैं 22 साल के बिग डैडी हू से, उनके 8000 स्क्वायर फुट के शानदार लग्जरी घर में, जो खूबसूरत अटलांटिक कोस्ट लाइन पर है, लिव फ्रॉम सन्नी पाम बीच, फ्लोरिडा। तो बिग डैडी हू हमें अपनी राइड्स के बारे में बताइए। बिग डैडी हू, यो डॉग, देखो वहाँ खड़ी है फेरारी F430 22 इंच रिम्स के साथ, और उधर वो शानदार लैम्बोर्गिनी गैलार्डो है जिसमें कस्टम 10 स्पीकर स्टेरियो लगा है। और जब मुझे बस आराम से लेडीज के साथ चिल करना होता है तो रोल्स रॉयस अर्नेज का मजा ही अलग है। होस्ट, वाह बिग डैडी हू, तुमने इतनी शानदार गाड़ियाँ और ये बीच के किनारे वाला महल जैसा घर कैसे खरीदा? इसकी कीमत तो $20 मिलियन से ज्यादा होगी। बिग डैडी हू, यो, मैं तो आराम से म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर और अपने विंगो वायरलेस की नौकरी से 401K में मोटी रकम डालकर अमीर बन गया। रिकॉर्ड स्क्रैच की आवाज, और सब चुप। सोचो, ऐसा सच में कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यह जवाब इतना बेवकूफाना है कि हंसी आ जाए। हम सब जानते हैं कि कोई भी 22 साल का लड़का म्यूचुअल फंड्स और 401K में पैसा डालकर मोबाइल की दुकान पर नौकरी करके अमीर नहीं बनता। जो लोग इतनी कम उम्र में अमीर बनते हैं वे किसी अलग ही दुनिया के होते हैं, जैसे प्रो एथलीट्स, रैपर्स, एक्टर्स, एंटरटेनर्स या कोई मशहूर शख्सियत। बाकी हम जैसे आम लोगों के लिए तो वही पुरानी माली सलाह होती है, गेट रिच स्लो, एक हारा हुआ खेल। ये सलाह कुछ यूं होती है: अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज पास करो, एक अच्छी नौकरी पकड़ो, शेयर बाजार में निवेश करो, 401K में पैसे भरो, क्रेडिट कार्ड काट दो और कूपन काट काट कर बचत करो। फिर जब 65 साल के हो जाओगे तब अमीर बनोगे। सच ये है कि ये एक हारने वाला खेल है जिसमें तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव लगाते हो, समय। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिसके पास $5 लाख की सुपरकार और समंदर किनारे का महल है, उसने ये सब म्यूचुअल फंड्स में निवेश और कूपन काटकर कमाया है? बिल्कुल नहीं। मुझे एक भी 22 साल का इंसान दिखाओ जिसने म्यूचुअल फंड्स से अमीरी पाई हो। एक भी ऐसा जो 3 साल में 401K से करोड़पति बन गया हो, या कोई जिसने कूपन काटकर अपनी तकदीर बदल दी हो। ऐसे लोग होते ही नहीं, ये बस कहानियां हैं। फिर भी हम उन्हीं पुराने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बातें मानते हैं जो खुद अपने बताए रास्ते से अमीर नहीं बने, बल्कि अपना मिलियनेयर फास्ट लेन अपनाकर अमीर बने हैं। वेल्थ यंग, क्या ये सच है या धोखा? द मिलियनेयर फास्ट लेन का मतलब सिर्फ बूढ़े होकर रिटायर होना नहीं, बल्कि जवानी में ही आजादी, मस्ती और समृद्धि पाना है। एक फोरम यूजर ने लिखा, क्या सच में कम उम्र में सपनों जैसी जिंदगी जीना संभव है? महंगी कारें, शानदार घर, दुनिया घूमना और अपने शौक पूरे करना। मैं 23 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ शिकागो में। मेरी सैलरी ठीक ठाक है, कमीशन भी, लेकिन मुझे ये नौकरी पसंद नहीं। मैं डाउनटाउन घूमता हूँ और लोगों को महंगी गाड़ियाँ चलाते देखता हूँ, और उनमें से ज्यादातर 50 साल से ऊपर के होते हैं, सफेद बालों के साथ। एक बार एक ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम ऐसी कार खरीद पाओगे तब तुम इतने बूढ़े हो जाओगे कि उसका मजा भी नहीं ले पाओगे। सच ये है, ये झूठ नहीं है। जवान रहते हुए भी आप द लाइफ जी सकते हैं।
लेकिन गेट रिच स्लो से ये 30 साल की उम्र तक पाना लगभग नामुमकिन है। रिटायरमेंट की परिभाषा बदलो। रिटायरमेंट सुनते ही मेरे दिमाग में एक बूढ़ा आदमी आता है, लकड़ी की कुर्सी पर झूलता हुआ, दवाई की दुकानों के चक्कर लगाता हुआ, वॉकर के सहारे चलता हुआ। ज्यादातर लोग 60-70 की उम्र में रिटायर होते हैं, वो भी तंगी में और सरकारी सहायता पर निर्भर होकर। क्यों? क्योंकि गेट रिच स्लो की यात्रा पूरी जिंदगी खा जाती है। 50 साल काम करो, तंगहाली में जियो, शेयर बाजार के भरोसे रहो और फिर एक दिन व्हीलचेयर के साथ रिटायर हो जाओ। लाखों लोग ये 50 साल का जुआ खेलते हैं। जो जीतते हैं उन्हें इनाम के रूप में मिलती है बुजुर्गी में वित्तीय आजादी, और समाज इसे गोल्डन ईयर्स कहता है। गोल्डन किसके लिए? सच तो ये है कि अगर अमीरी का रास्ता तुम्हारी पूरी जवानी निगल ले और कोई गारंटी भी न हो तो वो रास्ता बेकार है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे असली सुनहरे साल वो हो जब तुम जवान, सेहतमंद और जोश से भरपूर हो, तो तुम्हें गेट रिच स्लो का जाल तोड़ना होगा। अध्याय सारांश, फास्ट लेन के अंतर। गेट रिच स्लो का मतलब है लंबी जिंदगी तक नौकरी करना। ये एक हारने वाला खेल है, क्योंकि इसमें तुम्हारा समय और जीवन वॉल स्ट्रीट के भरोसे होता है। असली सुनहरे साल वो हैं जब तुम जवान और जिंदा दिल हो। अब हम देखेंगे चैप्टर 2, कैसे मैंने गेट रिच स्लो यानी धीरे धीरे अमीर बनो को कैसे गलत साबित किया। गेट रिच स्लो का सच उजागर। जब मैं टीनेजर था, मैंने कभी खुद को यंग एज में अमीर बनने का मौका नहीं दिया। पैसा प्लस जवानी, ये इक्वेशन मेरे दिमाग में फिट ही नहीं बैठती थी, क्योंकि मेरे पास वो फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं थी। यंग लोगों के लिए पैसा कमाने के कॉमन रास्ते तो कम्पिटिटिव होते हैं और टैलेंट मांगते हैं, जैसे एक्टर बनो, म्यूजिशियन, एंटरटेनर या प्रो एथलीट। ये सभी रास्ते मेरे लिए रोड क्लोज्ड के साइंस की तरह थे, जैसे कोई हंसकर कह रहा हो तुमसे नहीं होगा एमजे। तो बचपन से ही मैंने हार मान ली, अपने सपनों को छोड़ दिया। गेट रिच स्लो ने साफ कर दिया था, स्कूल जाओ, जॉब पकड़ो, कम पर सेटल करो, सैक्रिफाइस करो, कंजूस बनो और फाइनेंशियल फ्रीडम, बड़े घर, एग्जॉटिक कार्स के सपने भूल जाओ। पर मैं फिर भी सपने देखता रहा। हर टीनेज बॉय ऐसा ही करता है। मेरे लिए तो सब कुछ कार्स के बारे में था, खासकर लैम्बोर्गिनी काउंटैच। मेरी जिंदगी बदल देने वाले 90 सेकंड। मैं शिकागो में पला बढ़ा, एक मोटा सा लड़का जिसके दोस्त कम थे। मुझे टीनेज गर्ल्स या स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मनपसंद टाइम पास था बीन बैग पर पड़े पड़े डोनट्स खाते हुए टॉम एंड जेरी के रिरन्स देखना। पेरेंट्स का सुपरविजन न के बराबर। माँ ने पापा को ईयर्स पहले छोड़ दिया था, जिसके बाद मैं और मेरे बड़े सिबलिंग्स सिंगल मदर के साथ रहते थे। माँ के पास न कॉलेज डिग्री थी न करियर, सिवाय केंटकी फ्राइड चिकन में डीप फ्राइंग करने वाली जॉब के। इसलिए मैं अपनी मर्जी का मालिक था और मेरा ज्यादातर टाइम स्वीट्स खाने और A-Team के लेटेस्ट एपिसोड्स देखने में बीतता था। मेरी आलसी लाइफ की सबसे बड़ी मिसाल थी एक टूटी हुई झाड़ू की स्टिक, जिसे मैं टीवी का रिमोट कंट्रोल बना लेता था, क्योंकि असली रिमोट टूट चुका था और मैं इतना लेजी था कि उठकर चैनल बदलने का भी मन नहीं करता था। और जब उठता भी था तो लोकल आइसक्रीम शॉप की तरफ, वहाँ की शुगरी डिलाइट्स ही मुझे मोटिवेट कर पाती थीं। उस दिन भी सब नॉर्मल था। मैं आइसक्रीम खाने निकला, अपनी फेवरेट फ्लेवर के बारे में सोचते हुए आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल पड़ा। और फिर वहां मैंने उसे देखा, मेरी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी काउंटैच, जिसे मैंने 80s की हिट मूवी कैनन बॉल रन में देखा था। वो कार वहां पार्क थी, जैसे कोई राजा अपने थ्रोन पर बैठा हो। मैं उसे देखता रह गया, जैसे कोई भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहा हो। आइसक्रीम के ख्याल तो मेरे दिमाग से गायब हो चुके थे। मेरे बेडरूम की वॉल्स पर इसी कार के पोस्टर्स चिपके थे और मैंने इसे कार मैगजीन्स में कई बार देखा था। लैम्बोर्गिनी काउंटैच, कन्निंग, इविल, बेतहाशा फास्ट, स्पेसशिप जैसे डोर्स, और इतनी एक्सपेंसिव की सोचने से भी डर लगे। और आज वही कार मेरे सामने थी, बस कुछ ही फीट की दूरी पर। जैसे एल्वीज वापस आ गया हो। उसकी रॉ ब्यूटी देखकर ऐसा लगा जैसे कोई आर्टिस्ट असली मोनेट पेंटिंग के सामने खड़ा हो। उसकी लाइंस, कर्व्स, स्मेल। मैं कुछ मिनट्स तक बस उसे घूरता रहा,
जब तक कि एक यंग आदमी आइसक्रीम पार्लर से बाहर नहीं आया और कार की तरफ चल पड़ा। क्या ये ओनर हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो 25 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। ब्लू जीन्स और ओवरसाइज्ड फ्लैनेल शर्ट पहने हुए, जिसके नीचे आयरन मेडन कॉन्सर्ट की टी शर्ट दिख रही थी। मैंने सोचा ये ओनर नहीं हो सकता। मैंने तो किसी बूढ़े आदमी की कल्पना की थी, रिंकल्स, ग्रे हेयर, आउटडेटेड फैशन वाला। लेकिन नहीं, ये तो यंग था। मेरे दिमाग में सवाल उठा, व्हाट द हेक? ये यंग आदमी इतनी किकैस कार का प्राइस कैसे अफोर्ड कर सकता है? भगवान के लिए, इस कार की कीमत तो मेरे घर से भी ज्यादा है। शायद लॉटरी विनर होगा, या फिर किसी रिच फैमिली का बेटा जिसे इनहेरिटेंस में मिली होगी। नहीं, ये कोई प्रो एथलीट होगा। हाँ, यही सही आंसर होगा। तभी मेरे दिमाग में एक बोल्ड थॉट आया, अरे एमजे, क्यों न इससे पूछो कि ये क्या करता है? क्या मैं ऐसा कर सकता था? साइडवॉक पर खड़ा मैं अपने आप से डिबेट करने लगा। एड्रेनालाइन ने मुझे बोल्ड बना दिया और अगले ही पल मेरे पैर कार की तरफ बढ़ चले। जैसे दिमाग ने मना किया हो पर बॉडी नहीं मानी। मेरे भाई की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डेंजर, विल रॉबिन्सन, डेंजर। मेरे पास आते देख ओनर ने अपनी घबराहट को फोर्स्ड स्माइल से छुपाया और कार का डोर खोला। वो दरवाजा साइडवेज नहीं बल्कि ऊपर की तरफ खुला, जैसे स्पेसशिप का हैच। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया, पर मैंने कूल बने रहने की कोशिश की, जैसे फ्यूचरिस्टिक डोर्स वाली कार्स आम बात हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? ओनर ने जवाब दिया, आई एम एन इन्वेंटर। मेरे दिमाग में तूफान आ गया। इन्वेंटर? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग था। मैं फ्रोजन हो गया, जैसे वो आइसक्रीम जो मैं खाने आया था। ओनर ने मौका देखकर डोर बंद किया, इंजन स्टार्ट की और एग्जॉस्ट की आवाज ने पूरे पार्किंग लॉट को हिला दिया। कॉन्वर्सेशन खत्म। मैंने उस लैम्बोर्गिनी को देखा जैसे कोई मिथिकल क्रीचर हो। मैं जाग चुका था, एक नया ट्रूथ मेरे सामने था। मैं ना एथलीट था, ना सिंगर, ना एक्टर, पर मैं फेम या टैलेंट के बिना भी रिच बन सकता था। फेम और टैलेंट से आजादी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लैम्बोर्गिनी से मुलाकात सिर्फ 90 सेकंड्स की थी, पर उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे यंग एज में ही लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। मैंने अपनी झाड़ू वाली रिमोट कंट्रोल वाली लाइफ को गुड बाय कह दिया। मिलियनेयर फास्ट लेन की खोज। मैंने यंग मिलियनेयर्स को स्टडी करना शुरू किया, जो ना फेमस थे, ना फिजिकली टैलेंटेड। मुझे सिर्फ वो मिलियनेयर्स चाहिए थे जो रिच लाइफस्टाइल जीते हों, मिडिल क्लास वाले फ्रूगल मिलियनेयर्स नहीं। यंग एज 35 से कम में पैसा कमाया हो, 40 साल की जॉब और सेविंग्स से मिलियनेयर बने लोग नहीं। सेल्फ मेड हो, किसी के पापा का पैसा नहीं। फेम या टैलेंट से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से पैसा कमाया हो। कॉलेज तक मैंने मैगजीन्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज से ये सब स्टडी किया, पर मैं बार बार डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कई गेट रिच क्विक स्कीम्स ट्राई की, पर सब स्कैम्स निकली। एक एशियन रियल एस्टेट मोगल और उसकी बिकिनी क्लैड याcht विक्सन्स वाली स्कीम से लेकर वन टाइनी क्लासिफाइड एड वाले स्कैम्स तक सब नाकाम रहे। मीडियोक्रिटी में फंसना। कॉलेज से 2 बिजनेस डिग्रीज लेकर निकला, पर मुझे लगा कॉलेज तो कॉर्पोरेट ड्रोनशिप की ट्रेनिंग है। मेरे फ्रेंड्स ने अच्छी जॉब्स पकड़ ली, मोटोरोला, नॉर्थ वेस्टर्न इंश्योरेंस, हर्ट्स रेंटल कार्स, पर मैंने स्लो लेन को रिजेक्ट कर दिया। मैं फास्ट लेन चाहता था, रिटायर रिच, रिटायर यंग। पर अगले कुछ सालों में मैं बुरी तरह फेल हुआ। मॉम के साथ रहते हुए एक के बाद एक बिजनेस ट्राई किए, विटामिन्स, ज्वेलरी, नेटवर्क मार्केटिंग, सब फेल। डेट बढ़ता गया। मुझे और जॉब्स करनी पड़ी। चाइनीज रेस्टोरेंट में बस बॉय, हाँ, पीछे कॉकरोचेस थे, पिज्जा डिलीवरी, फ्लावर डिलीवरी, लीमो ड्राइवर, सबवे सैंडविच सेल्समैन, WTF, सीयर्स में ड्रेपरी डिपार्टमेंट का स्टॉक क्लर्क। सबसे बुरे थे वो अनगॉडली आवर्स, 3M 4M शिफ्ट्स। 26 साल की एज में मैं डिप्रेस्ड हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम में रिजॉल्व नहीं है,
और मुझे छोड़कर एक कॉर्पोरेट रेडियो एड एग्जीक्यूटिव के पास चली गई। माँ रोज चिल्लाती, गेट अ जॉब बेबी। उसकी आवाज पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में कॉकरोचेस को मार सकती थी। उसने ग्रोसरी स्टोर के डेली मैनेजर की जॉब सजेस्ट की, मानो मेरी कॉलेज डिग्री और स्ट्रगल्स का क्लाइमैक्स ब्लॉक ऑफ बोलोनिया काटने में हो। ब्लिजर्ड ऑफ अवेकनिंग। एक फ्रीजिंग शिकागो की रात, लीमो ड्राइव करते हुए ब्लिजर्ड में फंस गया। शूज पानी से भीगे हुए, माइग्रेन हेडेक और वो सिगरेट बर्न्ड लीमो सीलिंग देखते हुए मैंने खुद से पूछा, व्हाट द हेल एम आई डूइंग। मुझ पर क्लैरिटी की बौछार आई, यू कैन नॉट लिव अनदर डे लाइक दिस। मैंने डिसाइड किया, चेंज करना होगा। फीनिक्स की तरफ कदम। मैंने फीनिक्स शिफ्ट होने का फैसला किया। $900, एक पुरानी बिग स्काईलार्क जिसकी थर्ड गियर नहीं थी, एक मैट्रेस और कुछ बुक्स के साथ मैंने नई जिंदगी शुरू की। 475 मंथ के स्टूडियो अपार्टमेंट में मैट्रेस किचन में रखा हुआ था, पॉप टार्ट क्रम्स के साथ सोता था। वेबसाइट का जन्म। लीमो ड्राइविंग के दौरान एक क्लाइंट ने पूछा, न्यूयॉर्क में अच्छी लीमो कंपनीज कैसे ढूंढूं। इसी आइडिया से मैंने एक वेबसाइट बनाई जो लीमो सर्विसेज को कनेक्ट करती थी। फीनिक्स लाइब्रेरी से डेली प्रोग्रामिंग सीखी, एसईओ सीखा। पहला ब्रेक मिला जब कैनजास की एक कंपनी ने $400 में वेबसाइट डिजाइन करवाया। फिर न्यूयॉर्क वालों ने $600 दिए, 3 दिन में $1000 कमाया। ये मेरे लिए पावरबॉल जीतने जैसा था। मनी ट्री का जन्म। एक दोस्त ने देखा कि मेरी वेबसाइट पर हर मिनट इंक्वायरीज आ रही हैं। उसने कहा, डूड, इन ईमेल्स को पैसे में बदलो। मैंने नया मॉडल ट्राई किया, एड्स की जगह लीड्स बेचना शुरू किया। पहले मंथ सिर्फ $473, दूसरे में $694, फिर $970। धीरे धीरे बिजनेस एक्सप्लोड हुआ। मैंने ऑटोमेशन पर फोकस किया। कुछ मंथ्स बाद मैं सिर्फ 1 आवर डे काम करके भी पैसे कमा रहा था। ये मेरी मनी ट्री बन चुकी थी। 24/7 पैसा कमाती थी, चाहे मैं वेगास में गैम्बल कर रहा हो या सिक होकर बेड पर पड़ा हो। .com बबल और कमबैक। 2000 में मैंने अपनी कंपनी 1.2 मिलियन में बेची, पर टैक्सेस और बैड इन्वेस्टमेंट्स के बाद सिर्फ $3 लाख बचे। टेक बबल फटा, कंपनी फेल होने लगी। मैंने इसे वापस $2,50,000 में खरीद लिया। 18 मंथ्स के भीतर मैंने इसे फिर से खड़ा किया। अब प्रॉफिट्स 200,000 मंथ तक पहुंच गए। मैंने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी खरीदी, वो सपना जो मैंने टीनेजर में देखा था। 2007 में मैंने कंपनी फिर से बेची, इस बार 3.3 मिलियन से 7.9 मिलियन के ऑफर्स के बीच। मैंने एक फुल कैश ऑफर एक्सेप्ट की। मिलियंस कमाने में सिर्फ 10 मिनट्स लगे, चेक कैश करने में। चैप्टर की सीख। फेम या टैलेंट के बिना भी अमीर बना जा सकता है। पैसा एक्सपोनेंशियली बनता है, लिनियरली नहीं। चेंज एक पल में आ सकती है, बस डिसीजन लेने की देर है। और हाँ, आज जब कोई मुझसे पूछता है, तुम इतने यंग एज में इतने रिच कैसे हो, तो मेरे पास वो आंसर होता है जो मैं टीनेजर में सुनना चाहता था। इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आगे ऑथर क्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स की वीडियोस लाते रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक भी वीडियो मिस न करें। थैंक यू।